हेलो। तो कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे और आप सभी लोगों का स्वागत है सनराइज कोचिंग क्लास के इस नए यूट्यूब चैनल पे। आप लोग पहले एक लेक्चर सुन चुके हैं सत्यम सर का और हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। सत्यम सर बहुत जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, उनकी कुछ तबीयत खराब थी। लेकिन चलिए अब हम चालू करते हैं मैथ का आज बेसिक से, यानी चैप्टर नंबर 8.1 यानी त्रिकोणमिति का परिचय। और त्रिकोणमिति परिचय की बात करें तो आज के ही क्लास से आप 4 नंबर कन्फर्म करने वाले हो। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक चीज़ और, त्रिकोणमिति से बहुत सारे बच्चे बहुत डरते हैं। पहली क्लास है, आज लेने के बाद में कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि सर त्रिकोणमिति का डर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हम आज वहाँ से बात करेंगे जहाँ से त्रिकोणमिति आई, यानी सबसे पहले बात करेंगे इन भाई साहब का। अगर ये भाई साहब ना होते तो आज आपके सिलेबस में त्रिकोणमिति शायद ना होती, यानी सबसे बड़े कसूरवार यही हैं आप लोगों के। लेकिन बात करते हैं क्यों जरूरत पड़ी त्रिकोणमिति की, यानी आपके चैप्टर का नाम ही है त्रिकोणमिति एक परिचय 8.1 का। जरूरत क्या पड़ी कि बहुत साल पहले, लगभग 190 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के भी जन्म के 190 साल पहले यूनान में एक खगोल शास्त्री रहते थे। उनका नाम था हिपार्कस। हिपार्कस कौन है? ये भाई साहब हैं। उन्होंने आसमान में तारों और ग्रहों की चाल समझनी थी, यानी इन भाई साहब को जो आसमान में तारे थे और ग्रह थे उनकी चाल समझनी थी। लेकिन इसके लिए उन्हें गणित की मदद चाहिए थी। तो उन्होंने पहली बार कोणों और लंबाइयों के बीच का रिश्ता समझाया, यानी इन्होंने ही रिश्ता समझाया था किसका? कोणों का और लंबाइयों का। और एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाई। आज हम जो साइन और कोसाइन पढ़ते हैं उसकी जड़ें हिपार्कस की खोज में ही है, यानी हिपार्कस ने ही सबसे पहले जो हमें समझाया था कोणों का और लंबाइयों का रिश्ता। और क्यों बताया था? क्योंकि इन भाई साहब को आसमान में जो तारे थे और ग्रह थे इनके रिश्ते समझने थे, यानी इनके बारे में जानना था, उनका गणना करना था। फिर अब आप बात करेंगे कि सर जी क्या वही थे, विदेशी ही थे? नहीं, भारतीय लोगों का भी योगदान है हम लोगों को बर्बाद करने में, बाबा ने मतलब समझाने में। कौन थे? फिर आए आर्यभट्ट। वही आर्यभट्ट जिनके बारे में लोगों ने ये कहा कि इन्होंने किसकी खोज की थी? जीरो की खोज की थी। लेकिन आज आपका ये सबसे बड़ा भ्रम टूटेगा। क्यों? आगे क्लास में बने रहिए, मैं बताता हूँ। भारत में 476 ईस्वी में एक जीनियस जन्मा। क्या नाम था? आर्यभट्ट। कहा जाता है कि जब बाकी दुनिया अभी बेसिक मैथ सीख रही थी तब आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूमने और खगोल गणना जैसी बातें कर रहे थे। यानी जब सभी लोग मैथ के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीख रहे थे तब ये भाई साहब पृथ्वी के घूमने और खगोल जैसी गणनाएं जैसी बातें कर रहे थे। उन्होंने ज्या का कॉन्सेप्ट दिया जिसे आज हम क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री को समझने में भारतीयों का योगदान भी बहुत बड़ा था। क्या सिर्फ आर्यभट्ट का था? नहीं, और कई सारे लोग थे। मैं बताता हूँ और कौन था। आगे देखिए, फिर आते हैं ब्रह्मगुप्त। इन ब्रह्मगुप्त को ही कहा जाता है क्या? इन्वेंटेड जीरो इन इंडिया। जाके गूगल कर लेना, मैं अभी आगे बताता हूँ कि जो आपके मन में डाउट आ रहा होगा। 598 ईस्वी में जन्मे ब्रह्मगुप्त ने गणित को एक नई शिक्षा दी। उन्होंने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को समझाया और ट्रिग्नोमेट्री को खगोल शास्त्र में इस्तेमाल किया। उनकी किताबों ने दुनिया भर के गणितज्ञों को भी प्रभावित किया। किसकी? ब्रह्मगुप्त की। 2 गणितज्ञों के नाम हो गए। किससे संबंधित? ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित। किससे संबंधित? ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। एक और भाई साहब हैं हमारे सबके पूजनीय। ये जितने गणितज्ञ हैं हम लोगों के लिए पूजनीय ही, क्योंकि ये सब ऋषि ही थे। क्या थे? ऋषि ही थे जिन्होंने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट दिए। अब आगे क्या? आगे 1114 ईस्वी में जन्मे भास्कराचार्य, यानी भास्कर द्वितीय भी बोला जाता है इनको। गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने लीलावती नाम की, क्या नाम की? लीलावती नाम की किताब भी लिखी जिसमें उन्होंने गणित को कहानियों और पहेलियों के जरिए समझाया। ट्रिग्नोमेट्री को भी उन्होंने और सरल बनाया जिससे भारत गणित के क्षेत्र में और भी आगे बढ़ा। किसकी वजह से? इन भाई साहब की वजह से, यानी इन हमारे महात्माओं की वजह से।
भास्कराचार्य द्वितीय, और उनको क्या बोला जाता है, भास्कर द्वितीय। यानी हमने पढ़ा 3, किनके बारे में, एक आर्यभट्ट के बारे में, एक ब्रह्मगुप्त के बारे में और एक भास्कर द्वितीय के बारे में। इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को हमारे लिए क्या बनाया, और आसान बनाया। ठीक, और फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किसको बोला जाता है, हिपार्कस को बोला जाता है। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए, अब एक सबसे बड़ा सवाल जो मेरे ही क्लास में आप सभी लोगों के मन में अभी उठा होगा कि सर आज तक हम पढ़ते चले आए कि जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी, लेकिन आज आप बता रहे हैं कि जीरो की खोज किसने की थी, ब्रह्मगुप्त ने की थी। नहीं, बात आप पूरी समझेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। देखो मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिख रखा है। शुरुआत की कहानी की अगर बात करें तो आर्यभट्ट बहुत साल पहले एक होशियार गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। उन्होंने सोचा अगर कोई जगह खाली हो तो उसे कैसे दिखाएं, अगर कोई जगह कहीं पे खाली हो तो उसे हम कैसे दिखाएंगे। तो उन्होंने खा का इस्तेमाल किया, यानी उस खाली जगह के लिए उन्होंने किसका इस्तेमाल किया, खा का इस्तेमाल किया। ना दिख छोटा कर दूं थोड़ा सा आप लोगों के लिए, दिख रहा होगा बस। फिर देखिए, उन्होंने जहां खाली स्थान था उसमें खा का इस्तेमाल तो किया, लेकिन उस समय उसे संख्या नहीं माना जाता था। यानी आर्यभट्ट ने बताया था कि अगर कहीं खाली जगह है तो वहां पे क्या लिख सकते हैं, खा लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसको संख्या नहीं माना था। यानी जहां खाली होता था वहां वो क्या लिखते थे, खा लिखते थे। लेकिन अगले कदम में ब्रह्मगुप्त, कुछ साल बाद एक और विद्वान है ब्रह्मगुप्त, उन्होंने कहा, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि खाली जगह ही एक संख्या है जिसका नाम होगा शून्य। यानी कॉन्सेप्ट, यानी सोचा किसने था खाली जगह के बारे में, आर्यभट्ट ने। लेकिन उन्होंने जीरो नहीं बनाया था, जहां खाली जगह होता था वहां वो क्या लिखते थे, खा लिखते थे। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को आगे किसने बढ़ाया था, हमारे परम पूजनीय ब्रह्मगुप्त जी ने। और उन्होंने यह भी बताया जैसे 5 + 0 बराबर क्या हो गया, 5। अगर 7 में से माइनस करोगे 0 को तो क्या आएगा, 7, और 0 × 4 क्या हो जाएगा, 0। ये कॉन्सेप्ट यानी गणितीय रूप में उसका उपयोग कैसे करेंगे ये हमको बताया था ब्रह्मगुप्त जी ने। समझ में आया। अब दुनिया भर सफर, फिर यानी दुनिया में जीरो का सफर कैसे हुआ। फिर अरब के लोग इसे क्या बोलते थे, सीफर। अभी भी पुराने ज़माने के जो लोग हैं, मेरी मम्मी भी हैं और कई लोग हैं जो पुराने ज़माने के, वो जीरो नहीं बोलते, शून्य नहीं बोलते, तो शून्य बोलेंगे तो सीफर बोलेंगे, सीफर। तो ऐसे ही यूनान के लोग सीफर कहने लगे और यूरोप में या जीरो बन गया। आज कंप्यूटर से लेकर मोबाइल तक सब इसी शून्य पर चलते हैं। क्यों नहीं जानते, बाइनरी कोड 0 और 1 एक ही तो होता है, इसी 0 और 1 से कंप्यूटर का पूरा कोडिंग सब कुछ इसी से निहित है। अब आगे निष्कर्ष क्या निकलता है, जो मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी बताई, ये भी मैंने लिख दिया है ताकि आप सभी लोगों के लिए थोड़ी सी भी दिमाग न लगाना पड़े क्लास में। निष्कर्ष, आर्यभट्ट जीरो का आइडिया दिया था और जीरो को नंबर बताना किसने बताया था, ब्रह्मगुप्त। आज हम लोग जीरो के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आया। अब आगे की कहानी, ये सब रिलेट करेंगे। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें इतनी अच्छे से समझ में आएंगी जितना बताया। यानी अब आप लोगों के दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, हम लोग इसका पर्पज क्यों पढ़ते हैं, इन सब के बारे में आपके दिमाग में आएगा। तब आपके अंदर से जिज्ञासा जगेगी पढ़ने की, तब मजा आएगा। तब आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री कठिन नहीं आसान लगेगी। अब क्या हुआ, अब हम एक और गणितज्ञ के बारे में पढ़ते हैं। क्या है ये, पाइथागोरस। ये पाइथागोरस जी हैं, एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थे और दार्शनिक भी थे। क्या थे, दार्शनिक भी थे, जिनका जन्म लगभग 570 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने गणित, संगीत और दर्शन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। उनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है पाइथागोरस प्रमेय, जो बताता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर। यह नियम आज भी जानती है और गणितज्ञ जो है गणित की पढ़ाई में सबसे अहम माना जाता है। एक बात और सुन के चौंक जाओगे, क्या है, नीचे लिखा हुआ है सबसे रोचक तथ्य। भारत के प्राचीन ग्रंथ शुल्ब सूत्र में, किसमें, शुल्ब सूत्र में भी यह सिद्धांत बोधायन
ने पाइथागोरस से पहले ही लिखा था। यानी बोधायन जी ने अपनी ग्रंथ सुलभ सूत्र में इस पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पहले ही लिख दिया था। किससे पहले? पाइथागोरस प्रमेय जी से पहले। हम लोग कितने आगे थे पहले से ही। अब देखो, समझने के लिए कुछ बच्चे सारी चीज़ें जानते थे लेकिन अभी तक की कहानी नहीं जानते। ये जानते हैं कि इसे क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जो समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और इसे क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। लंब। अब पाइथागोरस जी ने जो बताया था वो बताया था कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल वहाँ जिसमें एक कोण क्या हो? समकोण हो। समकोण मतलब 90 डिग्री का हो। एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। अब मेन बात क्या है? मेन बात क्या है कि ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए तब हो जाता है, हमेशा हर एक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। मेन बात क्या है? उन्होंने बताया कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण, जो हम कर्ण का होल स्क्वायर करते हैं तो वह आधार के होल स्क्वायर प्लस लंब के होल स्क्वायर के बराबर होती है। इतना समझ में आया? अब पूछोगे कि सर जी ये सारे कॉन्सेप्ट तो आपने बता दिया लेकिन अभी हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं बताया, तो उसको हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बात क्या है ट्रिग्नोमेट्री की? सबसे पहले आप सभी लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ये वाला। थोड़ा सा पेन में ले लूं मोटा सा। क्या पढ़ा होगा? लाल बटे कक्का। इसमें कई सारे हैं, जैसे एक है जो है ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये वाला। और ये लेकिन हम लोग हिंदी मीडियम के हैं तो सबसे ज़्यादा यूज क्या करेंगे? लाल बटे कक्का की। तो जब हम देखो 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 आराम से, इत्मीनान से, ये हमारा आधार पूरा ना लिख के खाली लिखता हूँ। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है, यानी त्रिकोणमिति का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो त्रिकोणमिति रेशियो पे, यानी अनुपात पे। यानी अनुपात की बात करें तो सबसे पहले ये 6, आपने 6 अनुपात पढ़ा होगा। कितना? 6 अनुपात। इसे बोला गया साइन, ये कॉस, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक। मैंने पहले क्यों बताया आगे समझना। ये कॉन्सेप्ट ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने रेशियो ले लिया, किसका ले लिया? लंब और कर्ण का ले लिया। किसका? लंब और कर्ण का। लंब बटे कर्ण का मैंने रेशियो ले लिया।
अब ये कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी होता है। अब सोचने वाली बात यह है जो आपके मन में भी आती होगी कि सर जी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक आता कहाँ से, हम लोग इसका यूज ही क्यों करते हैं। इतना तो हमने पहले ही समझ लिया कि इसका यूज हम लोग करते हैं कोणों का मान और लंबाई के रिश्तों को समझने के लिए। लेकिन अब क्या है, मानो एक चीज़ मान लो एक शख्स है, ठीक। अब इनका कुछ ना कुछ नाम होगा, मानने के लिए हम इनका कुछ भी नाम रख देते हैं। मान लो मैंने रख दिया इनका नाम बुधई, मैंने बोल दिया बुधई, कोई बुधई नाम का हो तो नाराज मत होना। जैसे क्या है, इसका मैंने नाम रख दिया बुधई। अब इस बच्चे का कुछ नाम ना रखा जाए तो बार बार क्या बोला जाएगा, यही बोला जाएगा कि बुधई के लड़के यहाँ हो, ये बुधई के लड़के यहाँ हो, बुधई के लड़के यहाँ हो। तो ये बुलाने से अच्छा है कि हम इसका कुछ नाम रख देते हैं। मानो मैंने नाम इसका श्याम रख दिया, या इसका नाम मैंने राम रख दिया, या इसका नाम मैंने मोहन रख दिया, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। मैं बार बार ये ना कह के कि बुधई के लड़के यहाँ हो, मैं सीधा बोलूँगा कि मोहन यहाँ हो। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट निकला कि जब रेशियो लिया गया किसका, लंब और कर्ण का, जब लंब और कर्ण का रेशियो लिया गया तब इस रेशियो को हमने क्या दे दिया, एक नाम दे दिया। इस रेशियो को हमने एक नाम दे दिया और वो नाम दिया हमने साइन थीटा का। किसका, साइन थीटा का। समझ में आया। यानी बार बार लंब बटे कर्ण ना कहना पड़े, इसके लिए हमने एक नाम दिया, क्या, साइन थीटा। इतना समझ में आया। कहाँ से आया साइन थीटा, फिर क्या हुआ, अब हमने रेशियो लिया आधार और कर्ण का। देखो 6 ही रेशियो बनेंगे, इससे ज़्यादा रेशियो बनेगा ही नहीं। आधार और कर्ण का रेशियो ले लिया, तो जब हमने आधार और कर्ण का रेशियो लिया तो उसको नाम दे दिया गया किसका, कॉस थीटा का। क्या नाम दे दिया गया, कॉस थीटा का। फिर जब नाम हमने अगला रेशियो लिया किसका, लंब और आधार का। किसका, लंब और आधार का। तो लंब और आधार का जब रेशियो लिया तो उसे क्या बोल दिया गया, टेन थीटा। ठीक। चलो नहीं हो। अब देखो अगर हमने लंब और कर्ण का रेशियो लिया है तो हम कर्ण और लंब का भी लेंगे। भाई एक बार सीधा तो एक बार उसका उल्टा, यानी कर्ण और लंब का भी लेंगे। तो कर्ण और लंब के रेशियो को क्या बोलेंगे, ये देखो, कर्ण एक इस बार ऐसे लेंगे तो कर्ण और लंब के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, कॉसेक थीटा। क्या बोलेंगे, कॉसेक थीटा। अब अगला किसका ले लेंगे, आधार बटे लंब का ले लेंगे। एक बार लंब बटे आधार का लिए तो एक बार आधार बटे लंब का। आधार बटे लंब का, तो आधार बटे लंब को क्या बोल देंगे, कॉट थीटा। जब हम ऐसे रेशियो ले रहे थे तो 10 बोल रहे थे, अब हमने रेशियो कैसे ले लिया, उसका उल्टा। तो जब हमने उल्टा रेशियो लिया यानी विपरीत लिया तो हम क्या बोलेंगे, कॉट थीटा। ठीक। अब आगे आधार और कर्ण का जब हमने रेशियो लिया था तो कॉस थीटा था। अब हमने क्या रेशियो लिया, कर्ण और आधार का। क्या लिया, कर्ण और आधार का। तो कर्ण और आधार का जब रेशियो लिया तो उसे क्या बोला गया, सेक थीटा। क्या बोला गया, सेक थीटा। यानी कहने का मतलब है 6 ही रेशियो बन सकते हैं। इसका अगर आप रेशियो बनाएंगे तो एक बार आधार और लंब का ले लोगे, एक बार लंब और आधार का, एक बार कर्ण का और आधार का, एक बार आधार और कर्ण का। इससे यानी कुल मिला के 3 साइड है। अगर इसका आप रेशियो ले रहे हो तो 3 दूनी 6 यानी 6 रेशियो ही बनेंगे। और 6 रेशियो को हमने नाम दे दिया किसका, एक का नाम साइन, एक का नाम कॉस, एक का नाम टेन, एक का नाम कॉसेक, सेक और कॉट। इसको अगर आप याद रखना चाहते हैं तो लाल बटे कक्का, आपने क्लास में भी
पढ़ा होगा। कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बनाने के लिए महानो बन सकते हैं, कई सारे बन सकते हैं, लेकिन नहीं, जो आप पढ़ते आए हो वो। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है जो देख रहा था तो ये बोल सकता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और इसमें और भी बनाते हैं, वो बोलना नहीं चाहिए, वो क्या होता है वो पापा पापा वाला, तो वो वाला नहीं सही है। फिर अब आगे, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है, कैसे कैसे रेशियो बने। अब आगे की स्लाइड में हम समझते हैं, क्या समझेंगे यहाँ समझते हैं। रेशियो समझ में आया, यानी जब हम लाल बटे कक्का की बात करते हैं तो हमारा ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इतना आता है। यानी जब हम रेशियो बनाते हैं तो हम देख पाते हैं कि जब हम साइन थीटा लिखेंगे तो हमारा मान आता है लंब बटे कर्ण। और जब हम कॉसेक थीटा लिखेंगे तो हमारा क्या आता है, कर्ण बटे लंब। जब हम कॉस थीटा का मान लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, आधार बटे कर्ण। जब हम किसका लिखेंगे, सेक थीटा का, तो सेक थीटा का क्या आएगा, सेक थीटा का आएगा कर्ण बटे आधार। अगली बार जब हम लेंगे किसका, टेन थीटा का, तो जब हम टेन थीटा का लेंगे तो क्या आएगा, लंब बटे आधार। और कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। पूरा लिखा क्यों है, समझाने के लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक कॉन्सेप्ट सीधा सीधा दिख रहा है कि जो साइन है उसी का उल्टा, यानी उसी का व्युत्क्रम क्या है, कॉसेक है। जो कॉस है उसी का उल्टा क्या है, सेक है। और जो टेन है वो उसी का उल्टा क्या है, कॉट है। यानी एक बार रेशियो जो है, यानी लंब बटे कर्ण को हम साइन थीटा बोलेंगे तो कर्ण बटे लंब को हम क्या बोलेंगे, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा अगर आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार। टेन थीटा अगर लंब बटे आधार है तो कॉट थीटा आधार बटे लंब। इतना समझ में आया। अब इन चीजों से कुछ और कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम साइन थीटा की बात करें, मैं इधर बना दूं, अगर हम इसे ए बी और सी, तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हमारा होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या है, ए सी, और कर्ण हमारा क्या है, बी सी, यानी ये वाला साइड, ये और ये वाला साइड। फिर अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा के लिए हमारा कर्ण क्या होगा, बी सी, यानी पहले लिखेंगे ये वाला, और उसके बाद हमारा लंब क्या होगा, ए सी होगा। ठीक, ये मान आया। अगर मैं आपसे कहूं, समझना समझना मजा आएगा, क्या है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा, बराबर क्या होगा, तो आप अभी नहीं जानते लेकिन अभी समझ में आएगा। साइन थीटा का मान कितना निकाले, ए सी बटे
BC। कॉसेक थीटा का मान कितना निकाले? BC अपान AC। अब देखो, जब इसका मान हमने निकाला तो हम क्या कर सकते हैं, AC से भाई AC कट गया और BC से BC कट गया, यानी मान कितना आ गया? 1। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो साइन थीटा है इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या? 1। यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। मैंने आपको रटवाया नहीं है, मैंने आपको बताया कि साइन थीटा का मान हम निकाल सकते हैं। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब का मान AC है और कर्ण का मान कितना है? BC है। यानी साइन थीटा बराबर AC अपान BC। फिर कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण बटे लंब, यानी BC बटे AC। अब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अगर हम गुणा कराते हैं तो साइन थीटा का मान AC अपान BC, कॉसेक थीटा का मान BC अपान AC। AC से AC कट गया, BC से BC कट गया, वैल्यू क्या आ गई? 1। यानी एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। क्यों 1 हो रहा है? क्योंकि वो उसका उल्टा है। क्या है वो? उसका उल्टा, यानी साइन थीटा कॉसेक थीटा का क्या है? उल्टा, यानी विपरीत है। क्या है? उल्टा है। ऐसे ये भी है, ऐसे ये भी है, ऐसे ये भी है। यानी हम 3-4 फार्मूले यहाँ पे अपने वैसे ही समझ सकते हैं कि अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है तो कॉसेक थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ये हो गया। अब अगले का आंसर में अगर हम देखें तो क्या आता है? टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। यानी आपने 3 फार्मूले सीखे। क्या सीखे? कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक, इतना समझ में आया? और कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये मिटा दूँ ऊपर वाला। अब आगे देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा से चालू करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, तो अगर मैं साइन थीटा को इधर रोक लूं अब कॉसेक थीटा को उधर भेज दूं तो 1 बटे क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। यानी अगर कहीं साइन थीटा लिखा है तो वहां मैं लिख सकता हूं 1 बटे कॉस थीटा। अगर कहीं साइन थीटा लिखा है तो वहां मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉस थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो अगर कहीं साइन थीटा लिखा है तो वहां मैं लिख सकता हूं 1 बटे कॉसेक थीटा। अगर कहीं 1 बटे कॉसेक थीटा लिखा है तो वहां मैं लिख सकता हूं साइन थीटा। अगला ऐसे सेम अगर कॉसेक थीटा की बात को कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की बात की जाए तो इक्वल टू 1। कॉस थीटा को इधर रोक लो
और 1 sec थीटा को इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में था तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी अगर कहीं cos थीटा लिखा है तो हम वहाँ पे क्या cos थीटा लिखा तो वहाँ लिख सकते हैं 1/sec थीटा। अब आगे अगर कहीं क्या लिखा है tan थीटा तो वहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं 1/cot थीटा। समझ में आया? ये आपको प्रूव करने में सवाल में आएगा तब आपको सीखना होगा। लेकिन अभी से मतलब तब सीखें या चाहे अभी से ट्रिग्नोमेट्री का जो थोड़ा थोड़ा हो रहा है कॉन्सेप्ट, वो अभी से सीखने में हम लोगों के लिए और आसान रहेगा। अब देखो इतना समझ में आया। यानी कई जगह पे मैं पढ़ाता हूँ क्लासेस में भी, तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि cos थीटा के जगह पे 1/sec थीटा क्यों आ गया, या tan थीटा की जगह पे 1/cot थीटा क्यों आ गया। तो ये पहलू इतना समझ में आया। इतना कल हम लोग सीखेंगे कुछ और बेहतरीन फार्मूले, इससे संबंधित कई सारे। आज फर्स्ट क्लास थी, अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और यकीन मानो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति क्यों आई, त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट क्यों चालू हुआ, इसमें हमारे भारतीय लोगों का कितना योगदान था, और चीज़ें आपको ये फार्मूले जो बच्चे वीक हैं एकदम, जिनको कुछ नहीं समझ में आता ट्रिग्नोमेट्री का, उनको इतना समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत जो फार्मूले हैं वो कहाँ से होती हैं और कैसे होती हैं। यानी ये आया कहाँ से, साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, तो ये बेसिक खाली नाम है किसके, दो भुजाओं के अनुपात के। तब समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत जल्दी आपको क्लासेस मिलेंगी और मैं सत्यम सर से भी बोल दूंगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट पिछले वीडियो में भी आया था। तब तक के लिए धन्यवाद।